ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, थर्ड मेथड है, लास्ट मेथड है ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सो हाउ डू यू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर मेथड? बच्चे यहाँ पे ना हमारे पास जो चार सेक्टर्स है इकोनॉमी के, दैट इज हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन सबके एक्सपेंडिचर्स, नाम जैसे लिखा है, इन सबके एक्सपेंडिचर्स को हम प्लस कर देते हैं टू अराइव एट योर जीडीपी एट एमपी। तो हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं बच्चे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। प्रोड्यूसर वाले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। गवर्नमेंट वाले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करता है नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ व्हाट इज नेट एक्सपोर्ट्स? इट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। बड़ा फर्क क्या है इनके नामों में बच्चे? हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जितना भी प्राइवेट हाउस होल्ड सेक्टर ने खर्चा किया है खाने पे, वो सारा का सारा अच्छा जाएगा बच्चा कहाँ पे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जो भी हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना घर बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में या परचेज करने में, कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज एंड फ्लैट्स, मतलब वो क्या हो जाएगी? हम सबकी इन्वेस्टमेंट होती है, हम नया घर खरीदते हैं तो बच्चे वो क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट हो जाती है। ठीक है, नया घर खरीदना, बनाना, फ्लैट खरीदना या बनाना क्या हो जाती है? इन्वेस्टमेंट। तो अगर इन्वेस्टमेंट है तो बच्चे वो यहां पे आती है। तो अगर रेसिडेंशियल, रेसिडेंशियल मतलब जहां पे हम रहते हैं, रेसिडेंशियल हाउसेस एंड फ्लैट्स, अगर चाहे अपने कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सॉरी, हाँ, या फिर परचेज कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएगा बच्चे? इन्वेस्टमेंट में आएगा, अदरवाइज वो यहीं पे रहते हैं। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो भी गवर्नमेंट का जितना भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो यहाँ आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, मतलब रोड्स बनाई हैं, रेलवेज में खर्चा किया है, XYZ फ्लाईओवर, ब्रिजेस, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं वो सारे कहाँ आ जाते हैं? अगेन इन द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का तो क्लियर है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, या फिर जिसको हम क्या कह देते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। राइट। सो बच्चों, जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ना, उसका भी तो अपना एक खर्चा होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कह देते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस फाइनल, ग्रॉस फाइनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो एक बारी मैं आपको नोट से दिखा देती हूँ, फिर हम यहाँ आएंगे। So factor incomes earned by factor of production is spent in the form of expenditure। जितना भी पैसा बच्चे, अगर हमसे सपोज कहीं जॉब कर रहे हैं तो मैंने वेजेस जो अर्न की या जो रेंट मैं रिसीव करी हूँ, मतलब फैक्टर इनकम, जितना भी मैं रिसीव कर रही हूँ बच्चे वो मैं खर्च करती हूँ। ठीक है, परचेज करती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म। सो दिस मेथड, नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? फाइनल एक्सपेंडिचर, जो कि चारों सेक्टर्स हमारे कर रहे हैं। सो बच्चे, फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया इससे क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। ठीक है, सो दिस टोटल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। इस मेथड को हम इनकम डिस्पोजेबल, इनकम मेरी उसको खर्च करना, खर्च करना मतलब मेरी जेब में जितना पैसा मैं खर्च कर सकती हूँ, वो क्या है? डिस्पोजेबल एक मेथड इनकम होती है, या कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी इसको बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है मैंने आपको बताया। फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है। फिर उसके बाद बच्चे नेट एक्सपोर्ट्स आता है, जिसको हम एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स कह देते हैं, ये देखो। ठीक है, और सिर्फ डिफरेंट चीज क्या है यहाँ पे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोल दो या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल दो, एक ही बात है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, GDCF। ठीक है,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। बच्चे इसको कैसे निकाल सकते हैं, या तो अगर ये डायरेक्टली गिवन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो ले लेंगे, अगर बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है तो प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन और मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। बात समझ आ रही है उर्वी, कार्तिक, पीयूष और गुरप्रीत? यस मैम। सबीरा? यस। ठीक। कार्तिक को आ रही है? यस मैम। सो बच्चे अगेन हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो कैसे निकल सकती है। पहली बात तो क्या है, आपको गिवन होगी नेट इन्वेस्टमेंट। अगर तो देखो डायरेक्टली अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो सीधा लेना, बस प्लस कर देना, टेंशन फ्री। लेकिन अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं गिवन है और मुझे क्या गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट्स गिवन है या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी बच्चे, डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिससे मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। या फिर बच्चे अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है ग्रॉस फिक्स्ड, फिक्स्ड वर्ड लिखा है ना, अगर फिक्स्ड फिक्स्ड लिखा है तो चेंज इन इन्वेंट्री या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, चेंजेस इन स्टॉक जिसको हम पढ़ते थे ना, चेंज इन स्टॉक याद करो जीवीए में, वो यहां पे ऐड कर देंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। सो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर गिवन है तो उसमें मैं फिक्स्ड क्योंकि वर्ड है इस वजह से चेंजेस इन स्टॉक ऐड कर देती हूँ। अगर बच्चे ग्रॉस की जगह क्वेश्चन में गिवन होता है नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो मैं क्या करूंगी फिर, पहली बात तो फिक्स्ड है इस वजह से चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट वो ऐड कर दूंगी प्लस, क्योंकि नेट है तो ग्रॉस में जाना तो प्लस डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। बच्चे देखो ये तो सिंपल सिंपल डायरेक्टली गिवन होता है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। क्या समझ आई है आप लोगों को बात के नहीं आई? यस मैम। यस मैम। ऐसे यस मैम। करेंगे, जिसने नहीं लिखा हुआ एक बार लिख लो कहीं पे भी रजिस्टर में। फिक्स्ड होगा तो कहीं पे भी हम क्या कर देंगे बच्चे, हमारा ऐड कर देते हैं चेंज इन स्टॉक। सो यहां पे अब लिख दो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस फाइनल ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तो गिवन है तो ऑब्वियसली ऐसे ले लेंगे, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन व्हाट। ठीक है। So first option is that you given net investment. So if you given net investment or you are given what? Net domestic capital formation. Simple thing is that you add depreciation to get to that value. Second option is that you given gross domestic fixed capital formation. पूरा लिखना, gross domestic fixed capital formation. So क्योंकि फिक्स्ड वर्ड है, फिक्स्ड है, दैट्स व्हाई वी ऐड व्हाट, चेंज इन स्टॉक, या फिर उसका दूसरा नाम होता है चेंज इन इन्वेंट्री, और दूसरा नाम क्या है इसका चेंज इन इन्वेंट्री के अलावा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज चेंजेस इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। थर्ड ऑप्शन इज कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो सकता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या गिवन हो सकता है, नेट, एक तो ये प्रॉब्लम है, ऊपर से फिक्स्ड, दो चीजें हैं, तो नेट को ग्रॉस में करने के लिए यू विल ऐड बैक व्हाट, डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, एंड फिक्स्ड गिवन है तो इस वजह से अगेन चेंज इन स्टॉक या फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चा, ये लिख लो फटाफट फिर हम आगे चलते हैं।
लिख के बता देंगे। तो अगर तो गिवन होगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ले लेंगे। अगर फिक्स्ड वर्ड है तो हम चेंज इन स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड करेंगे। फिक्स्ड भी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से चेंज इन स्टॉक। और अगर नेट गिवन है तो नेट के लिए डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड करेंगे। ठीक है, चलो आगे। यस और नो? कोई Yes. कोई Yes, लिख? ma'am. ठीक है। उर्वी और कार्तिक आप तो नहीं लिख रहे? No, ma'am. हो गया. So, बच्चे, what do you get and how do you calculate national income using expenditure method? First step is to find out GDP at MP. And how do you calculate gross domestic product at market price? You will take private final consumption expenditure plus government final consumption expenditure प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है, ग्रॉस फाइन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और थर्ड चीज क्या है, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। सेकेंड स्टेप अगेन इज टू फाइंड आउट व्हाट योर डोमेस्टिक इनकम। एंड हाउ डू यू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम? इट इज एनडीपी at FC. So first of all, GDP at MP. So Urvi, from gross you need to travel to net. What do you do? Only Urvi is going to answer. हम depreciation ऐड। माइनस बेटा, है ना? ग्रॉस से नेट पे जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन या फिर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यस। कार्तिक, एमपी से बेटा एफपी पे जाना है, आपको एफसी पे जाना है। मार्केट प्राइस से फिक्स फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या करोगे? पीयूष, आप बताओ क्या करोगे? गुरप्रीत? NIT एनआईटी का क्या करेंगे पीयूष? लेस करेंगे सब डायरेक्ट। माइनस, वेरी गुड। कार्तिक, समझ आया आपको? माइनस Yes. करेंगे एनआईटी। थर्ड इज एनएनपी एट एफसी। अब आपके पास है क्या, एनडीपी एट एफसी है। सो हम क्या करेंगे बच्चा, सबीरा, एन एन सेम है, डी से एन पे जाएंगे तो अब मैं क्या करूंगी बच्चे, प्लस NFI। आई ए। वेरी गुड। समझ आ गए बच्चे? 3 स्टेप्स, बेसिक वंस। ठीक है। आ जाओ अब देख लेते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी खर्चा हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है, हर तरह का कंज्यूमर। लेकिन अगर हमने अपना घर बनाया है, देखो रेसिडेंशियल हाउसेस फ्लैट्स वगैरह खरीदे हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होते। ठीक है। देन प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सिंपल जो रेवेन्यू तरह का खर्चा, जैसे डिफेंस, लॉ, ऑर्डर, एजुकेशन, ये सारे खर्चे। लेकिन अगर कोई भी खर्चा किया कैपिटल फॉर्म में, मतलब रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और ये कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाओ। It is addition to the existing stock of capital first of all. So gross business fixed investment, जितना भी बिजनेस ने प्लांट मशीनरी वगैरह सारा कुछ दिया वो। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर ऑन परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउसेज बाय हाउस होल्ड। अगर मैंने हाउस होल्ड सेक्टर ने अपना नया घर खरीदा है या बनाया है तो वो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगा। ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब जो गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर, रोड, ब्रिजेस, रेलवेज वगैरह में खर्चा किए।
इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या फिर चेंज इन स्टॉक वही है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ था बच्चे, फिक्स्ड, फिक्स्ड, इस वजह से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम ऐड करते हैं। नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। सो अगेन स्टेप्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार, अब यहाँ पे बच्चे पहले वाले केस में हम इकोनॉमी को तीन सेक्टर्स में डिवाइड करते थे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। यहाँ पे हमारे पास कौन सी सेक्टर्स है, क्योंकि खर्चा है तो फोर सेक्टर्स, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिर सारा खर्चा ले लेंगे, वी विल गेट जीडीपी एट एमपी, then you calculate NDP at FC, that is your domestic income, and then last NNP at FC by adding NFI, right? So what are the precautions? Number one, expenditure on intermediate goods will not be included in the national income. Why? Because वो already कहाँ include हुआ है हमारा फाइनल वैल्यू में। ट्रांसफर पेमेंट्स भी ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं हुए होंगे, सेकंड हैंड गुड्स भी अगेन इंक्लूड नहीं होंगे, शेयर्स एंड डिबेंचर्स फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर कोई भी खर्चा नहीं इंक्लूड हुआ होगा, लेकिन कमीशन या ब्रोकरेज मैंने सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज या फिर परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में की तो वो इंक्लूड होगी, सेम सेम बिल्कुल। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन विल बी इंक्लूडेड बट सर्विसेज विल नॉट बी इंक्लूडेड और इट विल बी एक्सक्लूडेड। ठीक है जी, सो नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन। तो कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। ठीक है, कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी फ्रॉम द फॉलोइंग। सबसे पहले है ग्रॉस, मैं लिख के दे रही हूँ फटाफट, आप सॉल्व करके दिखाएंगे मुझे। क्वेश्चन है कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड ऑब्वियसली। सो सबसे पहले है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन विच इज 400। नेक्स्ट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 8000। Government final consumption expenditure is 3000. Change in stock equal to 50. Consumption of fixed capital is equal to 40. Then is net indirect taxes, you are given 100. Then net exports आपको given है -60. Then you are given NFIA -80. चलो सॉल्व करो फटाफट। First of all, the first step is that you will calculate GDP at MP. फटाफट करेंगे और मुझे बताएंगे आंसर इन द चैट बॉक्स फास्ट। जल्दी कर लेंगे।
जीडीपी एट एमपी। हो रहे हैं क्या बच्चे सारे? आंसर आया है किसी का? गुरप्रीत का आया हुआ है। ये क्या निकाला तुमने? गुरप्रीत 11,370 क्या निकाला है ये? मैम एनडीपी एट एमपी। अच्छा, निकाल के देखूंगी। गड़बड़ है कुछ। कैलकुलेशन में गड़बड़ है, चेक करो। ओके। उर्वी, डिड यू ट्राई? कार्तिक, पीयूष, सबीरा। I'm doing it right now. कार्तिक एंड उर्वी। Mom, I'm trying. जीडीपी एंड एमपी नहीं किसी ने निकाला अब तक? आओ चलो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी एंड मैम एमपी 11,000। 11,000 पूरा? नहीं। 11,390। 390? नहीं, मेरे को 390 नहीं लगता। आओ। मैम ये 13,940। 13,000 तो गलत है। आएंगे देखिए बेटा। पहले तो प्राइवेट 11,000 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर, पीरा क्या बोल रहे हो? 11,340 है। 340 है? 11,340. 300 बच्चे कैसे आएगा, मुझे समझ नहीं आ रही। आओ मैं एक बार देखती हूँ। पहले तो प्राइवेट फाइनल, अच्छा क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स है, राइट, हो सकता है, करेक्ट। करेक्ट कह रहे हो। तो बच्चे 8,000। पीयूष ने भी यही बोला था। मैम 11,390। 90? ओके। बच्चे 8,000 लोग हैं। एक तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी डायरेक्टली ले लोगे, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। दैट मीन्स 400 प्लस 50, अंदर में ही अपने प्लस सोचेंगे, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स जो कि क्या है, -60 है। सो 11, हाँ तो ये 11,390 आएगा। ठीक है, ये पीयूष का था करेक्ट। यस मैम। सबीरा का बच्चे थोड़ी मिस्टेक होगी, 40 कह रहे थे आप। मैम मैं 50 और 40 मैंने वैल्यूज एक्सचेंज करते थे. आई डिडंट से द करेक्ट हो. ठीक है, गुरप्रीत आया आपका आंसर। उर्वी एंड यस मैम। कार्तिक। उर्वी एंड कार्तिक समझ आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज एनडीपी एट एफसी। इफ यू वांट, नहीं भी है क्योंकि नेशनल इनकम नहीं बोला। एनएनपी एट एमपी डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी। तो सिंपल, जी से एन जाएंगे तो व्हाट विल यू डू? सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, एंड एमपी से डी से एम पे एन पे जाना तो प्लस NFIA। सो ट्राई करें। 11,390 माइनस व्हाट इज द डेप्रिसिएशन की वैल्यू, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 40, प्लस था लेकिन NFIA ऑलरेडी आपको किस में गिवन है, माइनस में। सो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना हुआ? -120 करेंगे, ये आएगा आंसर। चेक करना कि कुछ गड़बड़ है। यस मैम। यस मैम यही। ठीक है बेटा। सबको समझ आया? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं।
Write down another question. Sorry, gross नहीं, government final consumption expenditure is equal to 24. Net indirect taxes are 23. Consumption of fixed capital, that is your depreciation, is given as 22. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ले सकते हैं, दैट इज 24. नेट एक्सपोर्ट्स आर गिवन एज -4. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर is given as 161. NFIA given है -1. And net increase in stock आपको गिवन है 3. ठीक है, सो आओ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यू विल कैलकुलेट व्हाट जीडीपी एट एम. क्वेश्चन में आपको बोला है जीएनपी एट एमपी निकालना है, एनएनपी एट एफसी निकालना है, कोई नहीं, पहले तो जीडीपी ही निकलेगा. जीडीपी के लिए यू विल टेक गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एज इट इज, देन you will take gross domestic capital formation directly as it is, क्योंकि फिक्स नहीं गिवन है, अगर फिक्स गिवन होता तो नेट चेंज इन स्टॉक लेती, तो इसको तो कैंसिल करो. आगे चलो, प्लस आपके पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 161 प्लस नेट एक्सपोर्ट जो कि गिवन क्या है -4. सो करेंगे 24 एंड 24 इज 48. 48 -4 इज 44. 44 and 161. देखेंगे 205 होता है, कैलकुलेशन चेक करो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, दिस इज योर जीडीपी एट एमपी. आपको बोला है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी एंड दूसरा आपको बोला है कैलकुलेट जीएनपी सॉरी एनएनपी एट एफसी. ट्राई करेंगे. जीडीपी एट एमपी इज 205. बच्चे जी डी से एन पे जाना है, प्लस एनएफआईए. एनएफआईए माइनस में गिवन है, सो आंसर विल बी 204. ठीक है, हाँ या नहीं, यस और नो. Yes, ma'am. ठीक है, नेक्स्ट एनएनपी एट एफसी. बच्चे जी से एन पे जाना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन आपको गिवन है 22. एन एन है, बस एमपी से एफसी एफसी पे जाना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. एनआईटी इज गिवन टू आज 23. सो आओ देखो करो कैसे होगा. करो. 159 आ रहा है. 159, परफेक्ट. अब सबका कि कोई अभी भी स्टक फील कर रहा है. उर्वी, कार्तिक, पीयूष, सबीरा को ओके है, गुरप्रीत. Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे एक और.
क्वेश्चन लिखेंगे। ग्रॉस ग्रॉस ने गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 247, नेट एक्सपोर्ट्स -6, gross domestic capital formation, you don't have to do anything, it's 94, net indirect taxes 43, private final consumption expenditure 260, net, ये सेम सा ही लग रहा है वैसे, चलो कर लो ट्राई। इंक्रीज इन स्टॉक्स 11 है। देन NFIA आपको गिवन है -3, and then consumption of fixed capital, that is your depreciation 39। एक ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यही लिख रही हूँ, सबके आंसर्स मुझे भेजेंगे फटाफट। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला, इससे यू विल कैलकुलेट GNP and MP, and you have to calculate second is NNP and FC. Second question. सेकेंड क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है GNP एट FC। I hope everybody is trying and not sleeping or fiddling with their phone or anything else. सारे मेंटली प्रेजेंट है ना यहाँ पे। नेट एक्सपोर्ट्स अगला आपको गिवन है, इन ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल करना है NFI। देन नेट एक्सपोर्ट्स गिवन है -150, देन आपको गिवन है चेंज इन स्टॉक -30। क्या, बस चलो ट्राई करो। किसका मैसेज आया है? गुरप्रीत जी का आया होगा।
ठीक है गुरप्रीत, तुम्हारा आंसर। ओके मैम। हाँ जी, हु एल्स वाज स्पीकिंग, वाज इट उर्वी और सबीरा? मैम पहले का GNP at MP is 592 and NNP at FC is 510. 592 एंड 510, करेक्ट। करेक्ट। उर्वी, कार्तिक, पीयूष, यस मैम यही है। क्या यस निकला मैम। बच्चा आंसर? मेरे को लिख के भेजो फटाफट चैट बॉक्स में। तो भेजो कार्तिक अपने इसके आंसर की। उर्वी आप भी बेटा। लेफ्ट। मैम ठीक है, सेकंड का। सबके भेज दो जॉनसन से आपने करे। ठीक है, और उर्वी का करेक्ट है। गुड। सेकंड वाला फटाफट कर लो। मैम सेकंड का जीडीपी अटेम्प्ट या 735। एक मिनट, सेकंड का क्वेश्चन। 735? बेटा 735 यस कैसे मैम। होएगा? ये देख, PFC 5000 है और ये 2000 है, 735 कैसे होगा? है ना? गड़बड़ हुई है ना कुछ? मैम मैम सेकंड का आंसर 700। 592 है। क्या बात कर रहे हो बेटा? सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। ये फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन तो हो चुका। 595 और 510 आ गया, करेक्ट है। अब मैं सेकंड वाला GNP एड FC निकालना है, इसका पूछ रही हूँ। यस मैम मैम सेकंड का। 592। यार कैसे 592 आएगा? 5000 और 2000 की वैल्यूज है, 500 कैसे आ सकता है आंसर? 6450 आ रहा है। 6450, अच्छा ठीक है। और पीयूष आपका कितना आ रहा है? मैम 7165। 7165। उर्वी आपका क्या आ रहा यस है? I haven't done it yet. कार्तिक? मैम 6108 110। 6110। किसी का भी करेक्ट नहीं लग रहा, अभी चेक करके देखते हैं। सो GDP एट MP इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 5000 प्लस ग्रॉस ग्रॉस सॉरी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000 प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है नहीं मेरे पास, क्या है? नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। सो 500 प्लस नेट से मुझे जाना है ग्रॉस पे, तो 100 प्लस फिक्स से मुझे नॉर्मल करना है, तो -30 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स मेरे पास माइनस में है 150, आउट ट्राई करें। सो दिस इज 7000 एंड दिस इज 6 माइनस, तो ये 570 हो गया। 7570 -150 कितना होता है? ये करेक्ट आ रहा है इसका? नहीं, तो आंसर आपने मेरे को एग्जैक्ट बताया होगा ना। सो दिस इज 47420 and then you had to calculate what GNP at FC. So GG तो वही है, D से N पे जाना है, सो प्लस NFIA एंड MP से FC पे जाना है, तो माइनस NIT। 7420 प्लस NFIA कितना है? 50 माइनस NIT मेरे पास कितना था? 800। सो ये कितना हो जाएगा? किसी का भी आंसर करेक्ट नहीं आया।
6,670 6,5 सॉरी 6,5 होगा ना, वो तो कैरी ओवर होगा। 6,570 इज एग्जैक्ट आंसर। कहाँ कहाँ गड़बड़ हो गई आपके बच्चे? मेरे को लग रहा है कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है सबीरा। यस मैम, मैंने वो जीडीपी में कैलकुलेट गलत कर दिया था। ये नहीं लिया क्या 100? नहीं, सब कुछ लिया था, जस्ट कैलकुलेटेड गलत। ठीक है। और पीयूष, व्हाट अबाउट यू? मैम वो ग्रोस ये नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल ऐड नहीं किया है। ऐड नहीं किया था 100? ये देख बेटा, नेट है ना, तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। कार्तिक, आपकी तो कुछ ज्यादा ही मैम गड़बड़ हुई है कुछ। क्या कर रहे यस हैं? गुरप्रीत और नूर भी आपको समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक यस है। I have मेरी accountancy class at 4 right now. So, पहले नहीं हुई बच्चे? चलो नहीं। कोई बात नहीं, वी जस्ट रिवाइजिंग। आई विल शेयर द लिंक, अगर आपको लगे यू कैन जस्ट रीवॉच और आस्क एनी डाउट्स। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम, बाय बाय। सो बच्चा, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, अभी एक दो और दे देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउट सा ही लग रहा है। उर्वी बच्चे, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है इन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कि नहीं हो रहा? यस मैम। हो रहा है। तो मैं आगे चल सकती हूँ, इस टॉपिक को कंप्लीट करा दूं कि क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊं? हम आगे करवा दो। ठीक है। नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस या नॉमिनल नेशनल इनकम। बच्चे, जब हमने +1 में थे, हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या प्राइस इंडेक्स का चैप्टर। तो क्या होता है बच्चे, हर साल जैसे अब देखो, जब मम्मा पापा, एक मिनट मेरी हैंग हो गई है। जब मम्मा पापा छोटे थे तो वो बताते थे कि हम एक समोसा जो है कुछ पैसों में खरीद लेते थे। ठीक है, फिर बच्चे जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है ₹5 या उससे कम में भी समोसा आ जाता था। आज वही समोसा अगर मार्केट में जाओ तो उसकी ₹15 के अप्रोक्सीमेटली एक वैल्यू होती है, ₹10 to ₹20 वेरी करता है, 17 मुझे नहीं पता, इतने तक का होता है, राइट? So what is the reason behind this increase, this constant increase in prices? बच्चे, it is what? Inflation। ठीक है। अब बच्चे, नेशनल इनकम हमारी जो नेशनल इनकम है वो दो रीजन से चेंज होती है। वो जो है दो रीजंस की वजह से चेंज होती है। पहले तो या तो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज, हमारी इकोनॉमी इतनी बढ़िया होगी कि नए गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या फिर दूसरे रीजन के ये इन्फ्लेशन, ये प्रॉफिट, ये इन्फ्लेशन। तो असली की नेशनल इनकम जो है बच्चे वो क्या होती है? इन्फ्लेशन को निकाल के होती है, मतलब एक्चुअल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को निकाल के होती है। तो जब हम इन्फ्लेशन की वैल्यू से ही, जब हम इन्फ्लेशन को हम अपनी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से बाहर नहीं निकालते, उसको इंक्लूडेड रखते हैं। जब हम इन्फ्लेशन की वैल्यू को हमारे गुड्स एंड सर्विसेज मतलब इनकम की वैल्यू में इंक्लूडेड रखते हैं, जब हमारे को नेशनल इनकम निकालनी है, तो उस तरह की नेशनल इनकम को हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम, मतलब इट इज अ नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस, आज के प्राइसेस के हिसाब से। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू तो इंक्लूड हो रही है, बट एट द सेम टाइम इंक्रीज इन प्राइसेस मतलब इन्फ्लेशन की भी वैल्यू इसमें इंक्लूडेड है, विच इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। सो व्हाट डू वी डू? कहते कोई बात नहीं, आप क्या करो, इसको डिफ्लेट कर दो। नेशनल इनकम में से इन्फ्लेशन का इफेक्ट को कैंसिल करके निकाल दो और उसको ले आओ एट कांस्टेंट प्राइसेस या बेस ईयर। एट व्हाट प्राइसेस? कांस्टेंट प्राइसेस या फिर बेस ईयर। ठीक है। सो
नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस कौन सी होती है बच्चे? वो भी जो कि हम इन्फ्लेशन की वैल्यू को बाहर निकाल के करते हैं, इसको रियल नेशनल इनकम भी करते हैं। और एक्चुअल इंडिकेटर या ट्रू इंडिकेटर कौन सा होता है? नॉमिनल या फिर रियल? तो आंसर है रियल नेशनल इनकम इज अ ट्रू इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज वो एक्चुअल में बताते हैं कि कितने न्यू गुड्स एंड सर्विसेज हम इकोनॉमी में बना रहे हैं, सिर्फ प्राइजेस के इंक्रीज को साइड पे रख के, राइट? So how do you calculate national income at constant prices? So it is national income at current prices. आज का जो नॉमिनल वैल्यू है या करंट प्राइस है, डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स, मतलब इन्फ्लेशन की वैल्यू को ऐड करके जो भी वैल्यू है 1.2 दिस एग्जाम्पल into 100, दिस विल गिव यू योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है? सो नॉमिनल जीडीपी, इट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द सेम ईयर। ठीक है? मतलब इसमें कोई हम बेस ईयर नहीं लेते, देर इज नो बेस ईयर, देर इज नो बेस ईयर। मतलब हम किसी भी साल से कोई कंपैरिजन नहीं करते, हम कहते हैं आज की जो भी वैल्यू है, समोसा 15 रुपए का है जी आज, ठीक है, तो हम 15 रुपए ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो रियल क्या हो गया कि आज से 10 साल पहले ये समोसा जो 15 रुपए का था, ये 10 रुपए का था। तो जो चेंज है प्राइस के बढ़ाव की वजह से जो इंक्रीज आ रहा है इनकम को, उसको कैंसिल कर दो और एक्चुअल में जो रियल इंक्रीज है उसको ले लो। उसको हम जीडीपी बोल देंगे, एट रियल जीडीपी या फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। सो बच्चे इसमें हम बेस ईयर लेते हैं। ठीक है? सो इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज है इसके। रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंडेक्स इन 200। और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? देखो अब उल्टा आ जाएगा। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इससे डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट व्हाट? नॉमिनल जीडीपी। सो इट इज रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स बाय 100। कुछ समझ आया है कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया? यस मैम, आ रहा है। कार्तिक एंड उर्वी आप मेरे साथ फर्स्ट टाइम ये टॉपिक कर रहे हैं, मुझे बताएं आपको समझ आ रहे हैं बच्चे कि नहीं आ रहे? Yes, यस मैम। ma'am, Arjun. वेरी गुड। So what is a better indicator? Is it good to use real GDP or is nominal GDP better? So answer is real GDP is a true indicator. Why? Because इसमें जो सिर्फ inflated value है, जो फालतू का increase in price दिख रहा है, उसकी वजह से हमारी जो national income increase दिख रही है, कह रहे हैं वो हटा दो. That is not good. What is good is कि actual में कितनी production हुई है. So रियल जीडीपी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्शन। एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, बाय अ रियल फिजिकल आउटपुट चेंज, मतलब कि एक्चुअल में कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। ऑन द अदर हैंड नॉमिनल जीडीपी सिर्फ फिजिकल जीडीपी नहीं बट प्राइसेस का भी इंक्रीज होता है। सो व्हाट इज बेटर? रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर टू मेक पीरियोडिक कंपैरिजन। पीरियोडिक मतलब अगर साल से साल चेंज देखना है, कुछ क्वार्टर्स का चेंज देखना है, हर 10 साल में चेंज देखना है, तो व्हाट इज अ बेटर इंडिकेटर? ऑलवेज अ रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडिकेटर। व्हाई? बिकॉज इट डिफ्लेट्स द इन्फ्लेटेड वैल्यू। ठीक है? सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स व्हाट? इंटरनेशनल कंपैरिजन। सो डिफ्लेटर क्या हो जाएगा? जब मैं क्या करूंगी? इन्फ्लेशन की वैल्यू को कंप्लीटली निकाल दूंगी। So GDP deflator measures average level of prices of goods and services that make up the GDP. So how do you calculate deflator? Simple. Nominal GDP divided by real GDP into 100. ठीक है? So this is a formula. Nominal GDP divided by real GDP into 100. इससे क्या हो जाएगा? आपकी एक्चुअल में वैल्यू आ जाएगी ना कि कितना एक्स्ट्रा नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज है बिकॉज ऑफ रियल। सो दैट विल बी द डिफ्लेटर, मतलब कितनी वैल्यू आपको और निकालनी है, राइट? सो नाउ दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीडीपी एंड वेलफेयर। ठीक है? ये मैं आपको आपके नोट्स में से ही करा देती हूँ, एंड देन दिस थिंग विद दिस यूनिट विल एक्चुअली बी डन हो जाएगी। ठीक है? एक सेकेंड।
आई थिंक इस हमारे नोट्स में ऊपर है सबसे, जीडीपी एंड वेलफेयर। ये रहा पेज नंबर 4 एवरीवन, पेज नंबर 4। नोट्स दिख रहे हैं बच्चे? सो जीडीपी एंड वेलफेयर बच्चे, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी कंट्री में देखना है कि किसी का कितना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, कितने लोग अमीर है, और या वहां पे कितना अच्छा हो रहा है, तो कहते हैं जीडीपी देख लो उस कंट्री का। हर चीज में हम जब भी न्यूज में आप कोई चीज देखो तो ऐसे बोलेंगे इस कंट्री का जीडीपी इतना है, इस कंट्री का जीडीपी इतना है, इतना तो ये डेवलप्ड है, ये डेवलपिंग है, ये इतना बेहतर कर रही है, इस रैंक पे चली गई है। सो सिंपल सी बात कह रहे जीडीपी एंड वेलफेयर को हम इकट्ठे लिंक करते हैं, हम कहते हैं जितना जीडीपी उतना वेलफेयर। लेकिन क्वेश्चन है क्या ये असलियत में ठीक बात है? तो आंसर है नहीं, दिस इज नॉट द करेक्ट एक्चुअल वैल्यू, that this is not the correct statement. Why? Because GDP is often considered as an index for welfare. Usually हम ऐसा ही कहते हैं कि welfare, जितना ज्यादा GDP उतना ज्यादा welfare. Welfare means कि सबका अच्छा well being. Yes, it depends upon better per head availability of goods and services. That means कितने एक इंसान को goods and services मिल रहा है, right? So higher GDP is usually या generally taken as greater welfare, but this is not correct. और इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसिज्म मतलब टिप्पणियां दे रहे हैं लोग इसके ऊपर, कह रहे हैं ना भाई ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट? नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। कह रहे हैं हमारा ऐसा देश है जहां पे अमीर से अमीर और गरीब से गरीब लोग हैं। अगर जीडीपी हमारा इंक्रीज हो भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वेलफेयर भी बढ़ रहा है, क्योंकि जीडीपी के इंक्रीज होने का मतलब ये हो सकता है कि अमीर ही और अमीर होए जा रहे हैं, right? So it is possible that with the rise in GDP, inequalities are also increasing. That means richer are getting rich and poorer are getting poor, right? So it is possible that with the rise in GDP, inequality in income is also increasing. It increases the gap between rich and poor. So with the rise in GDP, inequality also increases. तो मतलब जो गरीब है उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, जो अमीर है वही बढ़िया कर रहे। तो क्या वेलफेयर हो रहा है? आंसर बताओ, यस और नो। वेलफेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बच्चों इसमें? अगर इनइक्वालिटीज है, क्या गरीबों को कोई फायदा हो रहा है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। नंबर 2, चेंजेस इन प्राइसेस। कह रहे हैं अगर आप रियल जीडीपी को ना लो और हम कंपैरिजन किसके बेसिस पे कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी। तो कह रहे हैं नॉमिनल जीडीपी में तो अगर हमारा जीडीपी ऑब्वियसली हर साल राइज होगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो कह रहे इवन दैट इज नॉट अ ट्रू मेजर ऑफ वेलफेयर। So if increase in GDP is due to rise in prices, it may not be due to increase in physical output. Next is non-monetary exchanges. बच्चे अब मम्मा अगर हमारे को पढ़ा रहे हैं, हमें अच्छा खाना दे रहे हैं, हम पढ़ लिख रहे हैं, हम आगे जाके और अच्छा करेंगे, हम अपने गार्डन को बहुत अच्छा साफ सुथरा रख रहे हैं, ठीक है, हम अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं, हम किसी हेल्प नीडी पर्सन की हेल्प कर रहे हैं, तो बच्चे क्या वो वैल्यूज मॉनेटरी वे में मेजर होती है कि नहीं होती? थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाओ प्लीज। ये बातें बच्चे पैसों में आप काउंट कर सकते हैं कि नहीं, कि मम्मी ने आज इतना खाना बनाया, मम्मा ने आज इतना पढ़ाया, क्या इसको पैसे में मेजर कर सकते हैं? या आपका लेजर टाइम जो एंजॉय कर रहे हो आप उसको मेजर कर सकते हो? आंसर इज नो। सो जीडीपी में क्या इंक्लूडेड है जो पैसे में गिना जा सकता है? जो ये नॉन मॉनेटरी वैल्यूज है ये कहाँ है? कह रहे नहीं है। तो इसका मतलब नॉन मॉनेटरी वैल्यूज क्या कर रही है? वेलफेयर तो कर रही है। मैं कोई एक ब्लाइंड इंसान है या कोई एक पुअर इंसान है जिसको खाना नहीं मिल रहा, मैं उसको खाना दे रही हूँ, या मैं इवनिंग में एनजीओ में जाके पढ़ा रही हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, या मैं अपने मेड के बच्चे को पढ़ा रही हूँ, तो बच्चे वो क्या है? वो ऑब्वियसली सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, पर क्या मुझे उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है? आंसर इज नो, नो। तो बच्चे ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस है, क्या है इसकी जीडीपी में वैल्यू होगी? नो। सो मतलब वेलफेयर तो हो रहा है बट हमारा जीडीपी से इंप्रूव नहीं हो रहा। नेक्स्ट, एक्सटर्नैलिटी इज सुपर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके ऊपर इसको स्टार मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। पिछले बहुत अटेम्प्ट से आ रहा है एक्सटर्नैलिटीज के ऊपर क्वेश्चन।
सो एक्सटर्नैलिटी का पहले मतलब समझ लेंगे। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है एक्सटर्नल बेनिफिट या फिर नुकसान, ठीक है, हार्म और बेनिफिट, जो कि डायरेक्टली आपसे और मेरे को एक दूसरे से नहीं हुआ या मेरी अपनी खुद की एक्टिविटी से नहीं हुआ, बल्कि कोई थर्ड इंसान है जिसकी हरकत की वजह से या तो मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल पहला है कि से सपोज हम लोग सारे एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और ना आप स्मोक कर रहे हो ना हम, कोई नहीं स्मोक कर रहा, एक और थर्ड पर्सन है जिसको हम नहीं जानते, हमारे ग्रुप के बाहर है, या आपके साथ आप अकेले भी ट्रैवल कर रहे हो, साथ में कोई इंसान है, या आप एक रेस्टोरेंट में बैठो, वहां पे कोई एक इंसान है जो कि स्मोक कर रहे हैं। Even if you're not smoking, what is happening? You're becoming a passive smoker. So that is a negative externality. आप ये सोचो, आपकी लोकेलिटी में किसी की शादी है, किसी के घर में फंक्शन है, और आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है, एक आधे दिन में एग्जाम है, और आप पढ़ रहे हो और बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही हैं, गाने बज रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से या तो आप सो नहीं पा रहे या पढ़ नहीं पा रहे, तो इट इज अगेन अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से बहुत ज्यादा गंदी हवा आ रही है और वो आप इनहेल कर रहे हैं, अगेन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। नाउ कमिंग ऑन टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, बच्चे क्या हुआ, अभी आप सारे इकट्ठे बैठे हो क्लास में, किसी एक बच्चे ने अपना क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस कर लिया, या फिर कोई ऐसा डाउट पूछ लिया जो कि आप में से किसी की हिम्मत नहीं थी पूछने की, पर उसने क्वेश्चन पूछ लिया, या उसने कोई एक ऐसा कंसेप्ट समझा दिया जो कि सबके सबको मतलब उससे फायदा हो गया, उससे कोई क्वेश्चन पूछ लिया व्हाटसोएवर, सो दैट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। अब एक और एग्जांपल देखो, मैंने क्या किया, मेरे पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी ने बच्चे क्या करे, गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है जिसमें से फ्रेश एयर आती है, ठीक है, पोल्यूशन कम होती है। सो बच्चे अगेन इट इज अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नाउ एक्सटर्नैलिटी क्या है, इसको ऐसे लिखेंगे और ऐसे ही लर्न करेंगे, सुनेंगे। इट रेफर्स टू हाँ बेनिफिट्स और हाँ, बेनिफिट मतलब फायदे, हाँ मतलब नुकसान, ऑफ एन एक्टिविटी कॉज्ड बाय अ फर्म और एन इंडिविजुअल। फर्म पोल्यूशन कर सकती है, इंडिविजुअल स्मोकिंग से भी कर सकता है, पॉजिटिव कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछ के भी कर सकता है। फर्म्स देखो, आप देखोगे ऐसे कहते हैं क्लास में, डोनेट्स 1 रुपी टुवर्ड्स एजुकेशन ऑफ पुअर या एक्सवाइजी, ऐसी चीजें आईटीसी करते हैं, फॉर विच दे आर नॉट पेड और पेनलाइज्ड, उसके लिए ना ही उनको कोई पैसा हम दे रहे हैं रिटर्न में, ना ही उनके लिए उनको कोई पेनल्टी लगा रहे हैं, उसके ऊपर कोई फाइन नहीं लगा रहे। एक्टिविटीज विच रिजल्ट इन बेनिफिट्स टू अदर आर टर्म्ड एज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, जिससे फायदा होता है उसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं, और जिससे नुकसान होता है या हार्म होता है उसको हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, एंड पॉजिटिव क्या है कि यूज ऑफ पब्लिक पार्क्स, यस, तो हर कोई जाके वहां पे एंजॉय कर सकता है, पढ़ सकता, खेल सकता है, पतला हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट। सो दीज जो पॉजिटिव चीजें हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं होती जीडीपी में, दो इट लीड्स टू वेलफेयर। नेगेटिव चीजें जो कि वेलफेयर कम करती हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं होती जीडीपी में, तो देयरफॉर कह रहे जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट मेजर, मतलब जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। लास्ट नेक्स्ट सॉरी इज रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। बच्चे जीडीपी जो है हमारा बढ़ तो रहा है, बट एट द सेम टाइम पॉपुलेशन भी बढ़ रही है हमारी जैसी कंट्री की। अब हम पर कैपिटा इनकम ले तो ठीक है, जीडीपी के बढ़ने से पॉपुलेशन भी हमारी बढ़ रही है, तो क्या हर एक इंसान को वो फायदा पहुंच पा रहा है जो कि इनकम के इंक्रीज की वजह से हो रहा है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम पर कैपिटा नहीं ले रहे, पर हेड नहीं ले रहे, सो दैट्स व्हाई it does not consider the change in the population of the country if the rate of population growth is higher than the rate of growth of GDP। मतलब अगर पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ तो रहा है बट उतने रेट से नहीं बढ़ रहा, तो इससे वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो इट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट। लास्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। बच्चे अब ऐसी भी तो चीजें हो सकती है, जीडीपी मतलब इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज, अब टबेको, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सारी चीजों की अगर प्रोडक्शन हो रही है गलत चीजों की जो कि बैड सर्विसेज है या बैड एग्जाम्पल है, उसकी वजह से तो हमारे को इनकम हो रही है जो कि हमने इंक्लूड की हुई है जीडीपी में। बच्चे क्या वो वेलफेयर प्रोवाइड करेंगी कि वो गलत चीजें होंगी, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग। या फिर एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, से सपोज आप सारे पुलिस में काम करते हैं, पहले सिर्फ 3 बच्चे थे मेरे पास, उर्वी, पीयूष और गुरप्रीत, जो कि पुलिस फोर्स में काम करते थे।
अब क्या हो रहा है, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो मेरे को क्या करना पड़ा, कार्तिक, सबीरा और भव्या को भी पोस्ट पे लेना पड़ा। बच्चे इससे मेरा जीडीपी तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सर्विसेज के लिए मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ और आप लोगों की इनकम बन रही है वो, ठीक है। पर क्या क्राइम का बढ़ना वेलफेयर है कि नहीं है? आंसर इज नहीं है। तो जीडीपी तो बढ़ रहा है क्योंकि सर्विसेज के लिए मैं आपको पे कर रही हूँ, है ना। सर्विसेज बढ़ रही है, मैं आपको पैसा दे रही हूँ, आपके पास पैसा आ रहा है। फैक्टर पेमेंट फ्रॉम माई साइड, फैक्टर रिसीट्स और इनकम फ्रॉम योर एंड। बच्चे, बट इज इट एक्चुअली इंक्रीजिंग वेलफेयर? सो आंसर इज नो। अगेन अ रीजन एग्जाम्पल, वॉर टाइम, ठीक है। अब क्या हुआ, इंडिया जो है वॉर रिलेटेड गुड्स जो है प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, या बहुत टाइम से करता है। क्या बच्चों से वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है कि उससे सिर्फ खतरा या फिर प्रॉब्लम्स जो है उसका एक निवारण हो रहा है? सो आंसर इज दैट, राइट, कि हम वी आर जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड बैड सिचुएशंस, ठीक है। सो कह रहे हैं इट इज नॉट वेलफेयर, इट इज नॉट वेलफेयर, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इंक्रीजिंग वेलफेयर, तो इट इज इंक्रीजिंग व्हाट, योर जीडीपी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। So higher GDP will promote welfare only if the increased output comprises of goods for mass consumption। कह रहे हैं कि जीडीपी तब इंप्रूव होगा वेलफेयर के साथ, मतलब वेलफेयर तब इंप्रूव होगा जीडीपी के साथ अगर हमने ऐसे गुड्स बनाए जो कि कंज्यूम कर रहे हैं लोग। मास कंजम्पशन मीन्स एवरीबडी इज कंज्यूमिंग, इट इज गुड फॉर देम। बट इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स या फिर प्रोटेक्शन सर्विसेज टू रिड्यूस क्राइम, ठीक है, will only lead to increase in will not lead to any increase, direct increase in welfare, right? So composition of GDP also affects welfare, ठीक है। तो जीडीपी तो इंप्रूव हो रहा है बट वेलफेयर डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट नहीं हो रहा। So finally, it can be concluded that GDP may not be taken as a satisfactory measure। 100% नहीं है, but yes, कुछ to an extent है, right? सो एक ग्रीन जीएनपी भी बताने मैंने को बच्चा हो, ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पेज नंबर 3, ग्रीन जीएनपी। सो बच्चे ग्रीन जीएनपी रेफर्स टू द जीएनपी। अगर ग्रीन जीडीपी बोला होता है तो उस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्रीन जीडीपी या ग्रीन जीएनपी रेफर्स टू द जीएनपी, अगर जीएनपी बोला एडजस्टेड फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू। कह रहे हैं मतलब लॉस ऑफ वैल्यू, मतलब जो हमारे को नुकसान हुआ है किस वजह से, क्योंकि हम ग्रीन है ना बच्चा, ग्रीन है तो हमेशा इन्वायरमेंट से रिलेटेड देना है उसका, ऐसे लर्न कर लेंगे, ठीक है। ग्रीन है तो इसका ना इन्वायरमेंट से उसका लेना देना है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन मतलब कि जो हमारा इन्वायरमेंट में हम नुकसान दे रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो हमारा जीएनपी इंप्रूव हो रहा है, अब उसको एडजस्ट करना है। आप देखो कुछ तो भरपाई करनी पड़ेगी ना, मैं गंद मचा रही हूँ, मैं एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही हूँ, एक्सप्लॉइट कर रही हूँ, तो उसके लिए बच्चे जो रिटर्न में मेरे को एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, चाहे मैं पेनल्टीज पे कर रही हूँ या मैं और कुछ भी XYZ चीजें कर रही हूँ, जस्ट टू एडजस्ट फॉर द लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है, that is green GNP। So it is due to environment degradation or depletion of natural resources on account of overall production activity in the economy। Why? Because मेरे को production increase करनी है, I am taking out a lot of, extracting a lot of minerals from the earth surface, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा चीजें जो है निकाले जा रही हूँ, ठीक है। मैं कैश क्रॉप्स ही कैश क्रॉप्स जो है सिर्फ प्रोड्यूस करे जा रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, लैंड की डिग्रेडेशन हो रही है, लैंड खराब हो रहा है। और अगर हम बाकी नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो मैं सारा कोल्स निकाले जा रही हूँ, मैं कह लो मैं आयरन ओर निकाले जा रही हूँ, बस एक्सट्रैक्शन 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 करे जा रही हूँ। सब बच्चे उससे नुकसान हो रहा है हमारी इन्वायरमेंट का, यस, उससे हमारी इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या उससे हमारी इनकम बढ़ रही है? यस, ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहे हैं, तो मतलब जीडीपी एंड जीएनपी एनएनपी में इंप्रूव आ रहा है, यस आ रहा है, बट उससे एक नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है? इन्वायरमेंट को। और जो इन्वायरमेंट के नुकसान की भरपाई मैंने करनी है, जो इन्वायरमेंट के नुकसान की भरपाई मैंने करनी है, दैट इज ग्रीन जीएन, ठीक है। यस और नो किड्स? यस मैम। Yes, ma'am. नहीं, ठीक है बेटा। Yes, सो ये तो मैंने आपको बता दिया विच वन इज बेटर, नॉमिनल और रियल। सो आंसर इज रियल जीडीपी इज बेटर। व्हाई? बिकॉज नॉमिनल इवन इंक्लूड्स व्हाट, इंक्रीज इन प्राइसेस। सो उससे क्या है, 100% हम नहीं बता सकते कि गुड्स एंड सर्विसेज इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ प्राइसेस इंक्रीज। तो आप एक बार ये वाला क्वेश्चन और डिस्टिंक्शन रीड कर लेंगे,
ठीक है, बस एक जो छोटी सी चीज रह गई है वो ये है, ग्रीन जीएनपी के बाद भी आ जाएंगे। कह रहे जीडीपी में से ये सारी चीजें जो है हमने निकाली होती है, क्यों, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली बात है प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स एंड प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स। देखो ट्रांसफर पेमेंट्स तो हम एक्सक्लूड करते ही करते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर वन साइडेड, इसमें एक्सचेंज रिटर्न में कुछ भी एक्सचेंज नहीं मिल रहा। अगर गवर्नमेंट यार मेरे को ओल्ड एज पेंशन दे रही है, या आप लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है, या फिर फ्री एजुकेशन, कुछ भी ट्रांसफर पेमेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स दे रही है, क्या गवर्नमेंट को रिटर्न में कुछ मिल रहा है? नहीं। सो दैट मीन्स देयर इज नो सर्कुलर फ्लो नहीं है, सो दैट्स वाई एक्सक्लूडेड। प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट्स ऐसे ही, अगर मैंने रेमिटेंसेस किसी को, अपने बच्चे को, मैं अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दूं अब्रॉड, और उसकी जो मैं फीस भर रही हूँ, ठीक है बच्चा, उसके लिए एम आई गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न? नो। इफ somebody is paying me any charity or donation, am I giving something in return? Answer is no again. So there is no circular flow, so these two things are excluded. Now buying and selling of securities, why is it excluded? Why? Because it only involves change of ownership. ठीक है, एक इंसान से दूसरे इंसान के नाम पे छप रहा है भाई, ठीक है, इसमें कोई एक्चुअल एक्सचेंज नहीं है। दैट्स वाई हम इसको भी एक्सक्लूड करते हैं। तो आओ रीड कर लेते हैं। इन फाइनेंशियल मार्केट पोटेंशियल सेवर्स, सेवर कौन होते हैं? जिसने पैसा खर्च नहीं किया, बचाया और सोचा कि मैं आगे इन्वेस्ट करूंगा। एंड इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स while some buy shares, there is only, मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, मतलब मैंने अपना शेयर आपको बेच दिया, तो इससे सिर्फ हम ओनर आप चले गए, लेकिन पेमेंट को एक्चुअल इंक्रीज या फ्लो ऑफ इनकम हमारी इकोनॉमी में नहीं हो रहा। ठीक है, trading in financial assets do not imply production of final goods and services, such are excluded, ठीक है, या फिर not included in GNP. Why? Because it involves transfer of ownership right only, कोई assets create नहीं हो रहे इसमें। नंबर 2, ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, सो फॉर विच नो गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन रिटर्न, तो ये एग्जांपल दिया है सोशल सिक्योरिटी मेजर्स बाय गवर्नमेंट ट्रांसफर्स वगैरह, सो दे आर नॉट अगेन इंक्लूडेड इन जीएनपी। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट को रिटर्न में हम कुछ भी नहीं दे रहे। प्राइवेट ट्रांसफर्स, अगेन वही बात है कि मैं अपने बच्चे की अगर एजुकेशन के लिए बाहर पैसा दे रही हूँ, तो ही इज नॉट गिविंग मी एनीथिंग इन रिटर्न, राइट, सो अगेन एक्सक्लूडेड। ट्रांसफर ऑफ यूज गुड्स, वही सेकंड हैंड गुड्स, बच्चे एक बारी जब वो फर्स्ट टाइम सेल हुए थे तो उनकी वैल्यू हमने ऐड कर दी थी जीडीपी में, जीएनपी में, यस। तो दोबारा से सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर ओनरशिप ही चेंज हो रही है, इस वजह से बच्चे, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसकी वैल्यू दोबारा से हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर कमीशन देंगे तो वो इंक्लूड होगी। Non-market goods and services, which many final goods and services are not bought through regular market. Vegetables can be grown in backyard, instead of buying them in the supermarket, or an electric fault may be repaired at the home by himself. So these are non-marketable. खुद ही अपने घर में हमने इलेक्ट्रिशियन का काम कर लिया, या आपने अपने घर में बाहर पे पीछे जो है बाग बगीचा उगाया हुआ है, जिसमें से आप अपनी वेजिटेबल्स खुद उगा के यूज करते हैं, तो बच्चे मार्केट में नहीं ना सेल कर रही, ना मैं उसकी डीलर हूं, तो इस वजह से मैं इसको, हम याद है ना फार्मिंग एट योर ओन होम, वो वाली बात है, ठीक है, अपने घर में अपना खुद ही काम करा। सो ये सारी चीजें, हाँ अगर मैं डीलर हूं, मेरी ग्रोसरी की शॉप है, और मैं फिर उसके लिए खुद प्रोडक्शन कर रही हूँ फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मैं फार्मर हूँ, सबके लिए उगाती हूँ और अपने लिए घर पे ले आई, तो इंक्लूड होगा। बट अगर मैं अपने घर में फार्मिंग कर रही हूँ और वहां की सब्जियां यूज कर रही हूँ, तो भाई नहीं होगा इंक्लूड। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज, आपको लगता है अगर आप से सपोज आज कुछ स्मगलिंग का काम करो, या आप कोकेन मार्केट में बेचो, क्या आप सरकार को बताओगे कि आपको पैसा कहाँ से आया है, या आप दिखाओगे इनकम? आंसर इज नो। तो इलीगल एक्टिविटीज जो कि बैंड है, जिसके लिए सजा है, भाई उसको मैं क्यों बताऊंगी सरकार को? अगर बताऊंगी नहीं तो क्या वो जीडीपी में इंक्लूड होगा, कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? आंसर इज नो। So activities like gambling, black marketing, etc. should also be excluded because all unlawful activities are beyond the scope of national income. ठीक है, लेजर टाइम एक्टिविटीज, अपना खुद का एंजॉय करना, पेंट करना घर पे, किचन गार्डन में, मतलब कोई प्लांट रख लिया, फ्लावर उगा दिया मैंने, सो ये सारी चीजें सिर्फ इंजॉय करने के लिए है बच्चे, ना कि हॉबी है, मतलब these are not included in what your GDP or GNP calculations, right? So I hope this chapter is done. Is there any doubt? पूर्वी, पीयूष, कार्तिक, गुरप्रीत? नो नो मैम। तो No, अब ma'am. वेरी गुड। सो बच्चे आज क्या करेंगे, आज हर हालत में
एक्सपेंडिचर मेथड के सारे क्वेश्चंस जो आपके बैक बुक में हैं वो सारे आप पढ़ लेंगे, सॉल्व करेंगे। डाउट है तो मुझसे पूछते रहेंगे साथ के साथ। एक बारी के लिए ये टॉपिक भी देख लेंगे एंड देन वेंसडे को व्हाट टॉपिक डू यू वांट मी टू रिवाइज? पूर्वी यू टेल, बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स मैं बाकियों के साथ कवर कर चुकी हूँ। आप बताओ, डू यू वांट मी टू गो विद बैंकिंग एंड इंश्योरेंस और डू यू वांट मी टू डू चैप्टर 3? बिकॉज 1 and 2 यू ऑलरेडी डन ना, यू वर सेइंग कि 1 and 2 आपको आता है। क्या आईडी का चैप्टर नंबर 3 आपने मेरे साथ करना है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एलपीजी वाला? Yes, ma'am. ठीक है। सो इज एवरीवन ओके इफ आई रिवाइज चैप्टर नंबर 3 ऑन वेंसडे? Yes, प्लीज। ma'am. ठीक है। सो कैरी योर आईडी नोट्स ऑन वेंसडे। ठीक है। उर्वी एंड कार्तिक, कार्तिक आपके पास है चैप्टर 3 के, है ना? आपके पास तो है चैप्टर 3 के नोट्स। Yes, ma'am. सो उर्वी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगी, और जो भी जिसके पेंडिंग है मेरे पास, पीयूष अपने और भी जो तुम्हारे पेंडिंग है बेटा, और कार्तिक अगर आपके पास कोई पेंडिंग जो कि आप दोनों को नहीं मिले हैं, सर्कुलर फ्लो और वो वाला मेजरमेंट शीट, तो एक आपका मैसेज मेरे पास पड़ा है। पीयूष उसके अलावा कोई क्वेश्चन, कोई और नोट्स जो आपके पेंडिंग है जो आपको नहीं मिले, और कार्तिक जो उनसे उनसे आपको नहीं मिले बच्चों, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में सबके नोट्स कंप्लीट कर दूँ। ठीक है। Yes, ma'am. सो ठीक है बेटा। Okay.